हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के ऊपर। तो देखिए, हम यहाँ पर पूरा का पूरा इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे को वन पेज के अंदर पूरा बताएंगे। मतलब वन पेज के अंदर आपका सारा का सारा काम हो जाएगा IFA का, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे का। एंड इसी के साथ साथ हम कुछ बैक्टीरिया बताएंगे आपको, कुछ वायरस भी बताएंगे और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी आपको यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहीं पर ही कवर हो जाए। तो टॉपिक की बात करने से पहले सबसे पहली बात तो ये कि अभी हाल ही में TCML ने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है एनमेडर। साइड में आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, उसका कंटेंट देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसे आप शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, एंड देखिए, वही वी नीड योर सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट कर देना शेयर एंड सब्सक्राइब करके एनमेडर को। ओके, एंड अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो देखिए, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे की जो ये वाली वीडियो है, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। इसकी फर्स्ट वीडियो नियर अबाउट 3 से 4 वीक पहले अपलोड हुई थी। आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे का। वहाँ पर हमने आपको इसका पूरा का पूरा प्रिंसिपल बताया था, पूरा का पूरा बेसिक बताया था कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे होता क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बताया था हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के टाइप्स की, कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे आपको पता ही होगा कि ये 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड बताएंगे फिर बाद में कि डायरेक्ट का भी कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया एंड वायरस के डिटेक्टेशन में होता है, एंड इनडायरेक्ट का भी कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, तो अब आते हैं इसके टाइप्स पर। इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे और एक होता है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट की। तो देखिए, जो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे होता है उसका यूज होता है एंटीजन के डिटेक्टेशन में। लाइक मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन कौन से एंटीजन को हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है रेबीज वायरस का न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन। ये इसका डिटेक्टेशन हम करते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के थ्रू। एंड जो एडिनो वायरस का एंटीजन है इसका डिटेक्टेशन भी हम करते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के थ्रू। देखिए ना, एंटीजन एंटीजन एंटीजन। ओके, ये हो गया। एंड ये क्या है पूरा का पूरा। देखिए, ये पूरा का पूरा है हमारे पास प्रोसीड्यूर कि कैसे हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। चलिए इस पे आते हैं। सबसे पहले हमने स्लाइड ली, यस। स्लाइड के पास इस स्लाइड पर हमने अननोन एंटीजन को रखा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, अननोन। हमें पता नहीं है कि ये एंटीजन क्या है, तभी तो मैंने बोला इसका यूज क्या है, एंटीजन के डिटेक्टेशन में, एंटीजन के डिटेक्टेशन में, एंटीजन के डिटेक्टेशन में। तो हमें एंटीजन का पता नहीं है, हमें उस एंटीजन का पता लगाना है। तो अननोन एंटीजन हो गया, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस स्लाइड के ऊपर, जिस स्लाइड पर अननोन एंटीजन चिपका हुआ था, उसके ऊपर हमने फ्लोरेसेंस लेबल्ड एंटीबॉडी रखी। हाँ, तो देखिए, हमने जो स्लाइड थी इसके ऊपर जो हमारा अननोन एंटीजन था, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, फ्लोरोसिन्स लेबल्ड एंटीबॉडी। AB मतलब एंटीबॉडी, AG मतलब एंटीजन। फ्लोरोसिन क्या है, ये है एक डाई है, तो इस डाई से लेबल्ड हमने एंटीबॉडी इसके ऊपर डाली। अब एंटीबॉडी को एंटीजन के ऊपर डाला तो ऑफकोर्स क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई एंड एंटीजन के ऊपर हमारी फ्लोरोसिन्स लेबल एंटीबॉडी चिपक गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को वॉश करेंगे। जो स्लाइड है उसे वॉश करेंगे। स्लाइड को वॉश करने का रीजन क्या है कि जो अनबाउंड एंटीबॉडी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। एंड अनबाउंड एंटीबॉडी के रिमूव होने के बाद क्या करेंगे, हम व्यू इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे। देखिए, फ्लोरोसेंस, मैंने ये पूरा फ्लोरोसेंस क्या है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या है, ये सारा का सारा मैंने आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे की फर्स्ट वीडियो में बताया था। साइड में आई बटन पे आपको मिल जाएगी। बताया था ना मैंने आपको, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये कुछ नहीं करता। ये जो हमारी स्लाइड है, जो हमने फ्लोरोसेंस लेबल एंटीबॉडी, ये पूरा का पूरा स्लाइड है, इस स्लाइड पर क्या करता है, ये यूवी रेज डालता है। अगर इस स्लाइड के ऊपर ये वाला हमारा माइक्रोस्कोप है, ये यूवी रेज डालेगा एंड जो इससे इमिट होगी, मतलब यूवी रेज डालेगा तो क्या होगी, जो ये फ्लोरोसिन डाई है ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑफकोर्स से कुछ लाइट इमिट भी करेगी। तो जो ये फ्लोरोसिन डाई है, ये जो लाइट इमिट करती है वह लाइट कौन से में आती है, विजिबल रीजन में आती है। विजिबल रीजन मतलब कि वो लाइटें हमें आँखों से दिखेगी।
आंखों से दिखेगी। और कौन से कलर की दिखेगी? विबग्योर, VIBGYOR, कौन से कलर, कोई से भी कलर की दिख सकती है। ये डाई के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी डाई हम यूज कर रहे हैं। ओके, देखिए यूवी को एब्जॉर्ब करना, विजिबल को इमिट करना, मैंने बोला कि ये सारा का सारा मैंने आपको यहाँ बता दिया था। देखिए ना, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिट क्या कर रहा है? विजिबल लाइट। ओके, तो ये सारा का सारा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, आप फर्स्ट वीडियो ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखना। ओके, तो ये सारा का सारा प्रोसीड्यूर था किसका? डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे का। हाँ, तो ये सारा का सारा प्रोसीड्यूर था डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे का। अब देखिए इससे थोड़ी काम की बात करते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई भी फ्लोरेसेंस दिखती है, कोई भी चमक दिखती है, चमक दिखने का मतलब क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है तभी तो हमारा माइक्रोस्कोप यूवी रेज डालेगा और विजिबल वापस इमिट होगी। ओके, अगर यहाँ पर कोई भी फ्लोरेसेंस इमिट नहीं होती है, अगर कोई भी फ्लोरेसेंस नहीं दिखी माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कब नहीं होगी? जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ओके, मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ चमक दिखेगी, अगर एंटीजन एब्सेंट है तो यहाँ कोई भी चमक नहीं दिखेगी। तो ऑफ कोर्स हमें पता लग गया ना यार कि हमारा पास जो भी टेस्ट सीरम आया है, जो भी हमारे पास सैंपल आया है, उस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वापस यहाँ पूरी प्रोसेसिंग होगी, यहाँ चमक दिखेगी। अगर जो हमारे पास जो भी टेस्ट के लिए जो भी चीज़ आई है उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी चमक नहीं दिखेगी माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अभी इनकी हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे, इनकी थोड़ी और डिटेल बात करेंगे। पहले हम कंपेरेटिव बात कर लेते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले टाइप पर कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे का इनडायरेक्ट, मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे दो टाइप का होता है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट वाले पर। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, इसका यूज क्या है? एंटीबॉडी के डिटेक्टेशन में। इसका यूज क्या है? एंटीजन के डिटेक्टेशन में। इसके भी हमने यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं, बस मैं समझने के लिए 2 ही ले रहा हूँ। इसके 2 एग्जाम्पल क्या हैं? सिफिलिस के डायग्नोसिस में एंड ऑटो एंटीबॉडी के डिटेक्टेशन में। ए बी मतलब एंटीबॉडीज। ओके, अब इसका क्या प्रोसीड्यूर है? इसका प्रोसीड्यूर ये का ये है, मतलब इसका जो डायरेक्ट का प्रोसीड्यूर है और जो इनडायरेक्ट का प्रोसीड्यूर है उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि जो इनडायरेक्ट वाला है उसमें हमने एक स्टेप बढ़ा दी, जबकि इसमें एक स्टेप कम है। इन दोनों के प्रोसीड्यूर में एक स्टेप का डिफरेंस है, डायरेक्ट में कम है एक स्टेप, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। वही स्लाइड ली, लाल वाली स्लाइड है। उसके बाद हमने इसमें जो एंटीजन रखा वो था नो, हमें एंटीजन का पता था क्योंकि हमें इसमें क्या डिटेक्ट करना है? एंटीबॉडी। यार एंटीजन एंटीबॉडी दोनों में से कोई भी एक चीज़, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों में से हमें कोई भी एक चीज़ डिटेक्ट करनी है तो हमें दूसरी चीज़ का पता होना चाहिए। तो जब हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमें एंटीबॉडी का पता होता है। देखिए ना, एंटीजन तो क्या था? अननोन था, जबकि जो एंटीबॉडी थी वो क्या थी? नो थी। मतलब पता था हमें कि कौन सी एंटीबॉडी है और हमें पता नहीं था। ओके, हमें पता नहीं था कौन सा एंटीजन है, तभी तो हम एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एंटीजन का पता है कि कौन सा एंटीजन हम ले रहे हैं, लेकिन हमें एंटीबॉडी का पता नहीं है, तभी तो हम यहाँ पर एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक का पता होगा, एक का पता नहीं होगा, एक का पता होगा, एक का पता नहीं होगा। तो वही ये वाली प्रोसीड्यूर दोनों में सेम है। सॉरी, ये वाली लिया। उसके बाद हमने क्या लिया? टेस्ट सीरम लिया। टेस्ट सीरम में क्या किया? एंटीबॉडीज होती है, तो वापस इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई। ठीक है चलो, लेकिन जो यहाँ पर टेस्ट सीरम लिया इसमें कोई भी हमने इसे डाई से लेबल नहीं किया। देखिए यहाँ पर डाई से लेबल किया था, यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर जो भी हमने टेस्ट सीरम लिया उसे डाई से लेबल नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पर टेस्ट सीरम यहाँ पर जो लिया वो डाई से लेबल था। देखिए ये डिफरेंस बता रहा हूँ, समझ जाओगे आप हमने ऐसा क्यों किया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई। इसके बाद जो एंटीबॉडीज ली वो ली फ्लोरोसेंस लेबल्ड एंटीबॉडीज, जो कि यहाँ पर ली थी। और इसके बाद का सारा प्रोसीड्यूर ऐसा ही है। ये किया, इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो एंटीजन के ऊपर क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये वाली एंटीबॉडी थी, ये वाली एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी के ऊपर चिपक जाएगी, फ्लोरोसेंस लेबल। ओके, देखिए मतलब कि आपको इसे डिटेक्ट करना है तो इसके ऊपर जो चीज़ डालेंगे उसको हम लेबल करेंगे डाई से। ओके, मैं समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो एंटीजन के ऊपर जो एंटीबॉडी आएगी उससे हम डाई से लेबल करेंगे। देखिए एंटीजन डिटेक्ट करना है, इसके ऊपर जो हम चीज़ डालेंगे वो डालेंगे डाई से लेबल्ड। हमें यहाँ पर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, इसको डिटेक्ट करना है। ये हमारे पास सैंपल आया था पेशेंट से। टेस्ट सीरम मतलब कि हमने कोई पेशेंट से
सैंपल लिया और मतलब ये वाला सैंपल जाएगा लेबोरेटरी में। इस पेशेंट को जो भी क्लिनिकल वाला है, जो भी डॉक्टर है, वो सैंपल लेगा एंड इस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजेगा कि इस सैंपल में जो एंटीबॉडीज़ है वो कौन सी एंटीबॉडीज़ है, तो हमें इसे डिटेक्ट करना है। तो इसके ऊपर जो अगली एंटीबॉडी चढ़ेगी, इसके ऊपर जो अगली एंटीबॉडी आएगी, उसे हम करेंगे डाई से लेबल्ड, न कि इसे करेंगे, क्योंकि यार ये तो लेब में आया है ना, ये तो हमने पेशेंट से लिया है। यहाँ पर ये वाली एंटीबॉडी थी, ये वाली पेशेंट से ली थी। आप मेरी बात समझ गए, पेशेंट से नहीं लेते यार, मुंह का सैंपल लेते हैं, सलाइवा का सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं। तो ये वाला सैंपल जो अननोन था ये पेशेंट से आया था, ये अननोन था ये पेशेंट से आया था, मतलब पेशेंट से आया था तभी तो अननोन हुआ यार। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो वहीं उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्लाइड को वॉश करेंगे ताकि हमारे पास जो अनबाउंड जो ये वाली फ्लोरोसेंस लेवल एंटीबॉडी है ये रिमूव हो जाए एंड देन फिर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। और वही अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी फ्लोरोसेंस दिखाई दी, कोई भी चमक दिखाई दी, तो हम क्या समझेंगे कि ये वाली रिएक्शन मतलब काली वाली एंटीबॉडी की लाल वाली एंटीबॉडी से रिएक्शन हुई है, तभी तो हमें यहाँ पर चमक दिखाई देगी। अगर इन दोनों की रिएक्शन हुई है मतलब हमारे पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट, यस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर चमक दिखाई दी है। क्यों दिखाई दी है? क्योंकि इनकी रिएक्शन हुई है। ओके, बट इन द केस ऑफ अगर यहाँ पर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी फ्लोरोसेंस दिखाई न दे, कोई भी चमक दिखाई न दे, मतलब कि यहाँ पर काली वाली एंटीबॉडी की लाल वाली एंटीबॉडी से कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, तो जब हम स्लाइड को वॉश करेंगे तो सारी की सारी लाल वाली भी वॉश हो जाएगी। अगर सारी की सारी लाल वाली वॉश हो जाएगी तो हमें यहाँ पर कोई चमक ही नहीं दिखाई देगी, कोई भी फ्लोरोसेंस ही नहीं दिखाई देगी। मतलब हम समझेंगे कि जो हमारे पास टेस्ट सैंपल आया था पेशेंट का, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओवरऑल बात यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अगर चमक दिखाई देती है तो एंटीजन है, चमक दिखाई नहीं देती है तो एंटीजन नहीं है। चमक मतलब फ्लोरोसेंस, अगर फ्लोरोसेंस या चमक दिखाई देती है तो एंटीबॉडी है, अगर चमक नहीं दिखाई देती है तो एंटीबॉडी नहीं है। ओके, ये ओवरऑल बात हो गई। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर कि रेबीज वायरस में भी हम रेबीज के बारे में भी हम थोड़े पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट की बात करेंगे, मतलब इन चारों की 1 2 3 4 इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे आगे। हाँ, तो सबसे पहले हम आते हैं रेबीज न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के बारे में। तो देखिए, जो रेबीज के न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन होता है उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है डायग्नोसिस का या फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस का, वो क्या है? डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे। ओके, तो देखिए ध्यान रखना, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर रेबीज। ओके, रट ही लेना। उसके बाद देखिए, जो हम रेबीज न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन है इसको हम डिटेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स हमें पेशेंट से कोई सैंपल लेना पड़ेगा एंड फिर उसी सैंपल को हम स्लाइड पर रखेंगे। अननोन मतलब पेशेंट से लिया है तभी तो अननोन होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो रेबीज का जो पेशेंट होगा उसमें से अगर हमें उस पेशेंट का जो सैंपल है उसमें अगर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे कराना है तो वो हम सैंपल कहाँ से ले सकते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सैंपल हम कहाँ से लेंगे? देखिए, मैंने बोला कि मैं यहाँ पर रेबीज के बारे में थोड़े पॉइंट बताऊँगा, यहाँ पे एडिनो वायरस के बारे में थोड़े पॉइंट बताऊँगा एंड इन दोनों के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताऊँगा ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप इन्हें आगे पढ़े माइक्रो के अंदर तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सैंपल हम लेते हैं 2 जगह से। सबसे पहला है हमारे पास नेप ऑफ नेक। अब ये नेप ऑफ नेक ये क्या है? देखिए, नेप ऑफ नेक मतलब नेक के पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा होता है ना नेक के जस्ट गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं नेप ऑफ नेक। एंड नेप ऑफ नेक से भी हम क्या लेते हैं? हेयर फॉलिकल्स, या फिर बोल दीजिए हेयर फॉलिकल्स ऑफ नेप ऑफ नेक का यूज करते हैं। हेयर फॉलिकल। ओके, एंड जो सेकंड सैंपल है, और कहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं? वो ले सकते हैं हम कॉर्निया से, CORNEA, आँखों की कॉर्निया होती है ना उससे। एंड जो कॉर्निया से हम सैंपल लेते हैं वो कैसे लेते हैं? इम्प्रेशन टेक्निक से लेकर, मतलब इम्प्रेशन टेस्ट, मतलब कि कॉर्निया के ऊपर क्या करेंगे हम? कोई स्लाइड को ऐसे चिपका देंगे। ये हमारी कोई आँख है, इस आँख के ऊपर हम ऐसे स्लाइड को चिपका देंगे। तो स्लाइड चिपकाने पर क्या होगा? उस स्लाइड के ऊपर कुछ आँख का कुछ मतलब बाहर की जो चीज़ स्लाइड पर चिपक जाएगी एंड फिर स्लाइड पर चिपक गई तो फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा ये प्रोसीड्यूर कराएंगे। ओके, तो कॉर्निया का भी इम्प्रेशन टेस्ट। अरे जैसे स्लाइड के ऊपर कांच रखना होता है ना, अभी समझ रहे होंगे, मतलब इम्प्रेशन मतलब कि कॉर्निया के ऊपर हमने कोई स्लाइड को छोड़ से चिपका दिया। ओके, इम्प्रेशन टेस्ट। एंड इसे हम बोलते हैं कॉर्नियल स्मेयर।
COR, क्योंकि जब हम इम्प्रेशन करेंगे कॉर्निया के ऊपर तो एक स्मेयर बन जाएगा ना स्लाइड पर, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉर्नियल स्मेयर, CORNEALSMEAR, ओके। एंड उसके बाद रेबीज़ वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि रेबीज़ वायरस ये क्या है, दिस इज़ RNA वायरस। एंड इसका सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट बताएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसकी जो शेप होती है वो होती है बुलेट शेप। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, इसका थर्ड पॉइंट होता है इसके एक, मतलब मैं बता रहा हूँ कि यूनिक फीचर्स। देखिए कौन सा वायरस है तो पता ही होना चाहिए आपको कौन सा RNA कौन सा DNA, ओके। मैं इसकी बता रहा हूँ रेबीज़ वायरस के पास कौन कौन सी यूनिक चीज़ें होती हैं। तो ये बुलेट शेप होता है, ये भी यूनिक चीज़ है इसकी। इसके बाद इसके पास होती है नेग्री बॉडीज़। जब आप रेबीज़ पढ़ेंगे जब आपको पता लग जाएगा, NEGRIBODIES। देखिए मैं इनको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जब रेबीज़ पढ़ो तब आपको प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो इसके पास होती है नेग्री बॉडीज़। नेग्री बॉडीज़ ये क्या चीज़ है, देखिए ये इसका हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं नेग्री बॉडीज़ का। और ये होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़। ये है हमारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़, ओके। तो ये 3 पॉइंट थे रेबीज वायरस के लिए, ओके। तो हमने थोड़ा सा कवर कर लिया यहाँ पर। उसके बाद आते हैं एडिनो वायरस एंटीजन। इस एडिनो वायरस का जो एंटीजन होता है उसके डिटेक्टेशन में भी हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे का। तो सबसे पहली बात इसकी जनरल बात ही कर लेते हैं कि ये क्या है, दिस इज DNA वायरस। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, जो इसकी जो शेप होता है, इसकी शेप क्या थी, प्लट शेप। इसकी जो शेप है वो होती है स्पेस व्हीकल, SHAPE। अब स्पेस व्हीकल मतलब जो होते हैं ना अंतरिक्ष यान, हिंदी में बोलते हैं स्पेस व्हीकल वही होते हैं, ओके। सॉरी मुझे हिंदी ज़्यादा बोल दी शायद। तो स्पेस व्हीकल की जैसी शेप होती है, WEHICLE, स्पेस व्हीकल, ओके। ये हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि एडिनो वायरस ये करता है सबसे पहले, मतलब इसके द्वारा जो डिजीज होती है ना, एडिनो वायरस होता है ना, ये सबसे पहले कहाँ अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ओके। हाँ मानता हूँ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा ये हमारी आई को भी अफेक्ट करता है, GIT को भी अफेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर को भी अफेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछे एडिनो वायरस कहाँ मेनली हमला करता है, कहाँ पर प्रॉब्लम करता है, तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए ये इफ़ेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। एंड ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवाता है। तो इसके लिए हम सैंपल कैसे लेंगे, यहाँ पर सैंपल हमने 2 जगह से लिया था। तो एडिनो वायरस एंटीजन, अब कोई बंदा रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ आया, हमें कन्फ्यूजन है कि इसको एडिनो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसका सैंपल कहाँ से लेंगे, पेशेंट का हम सैंपल लेंगे। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवाता है, तो कहाँ से लेंगे, थ्रोट से, थ्रोट से लेंगे, या फिर हम कहाँ से लेंगे, कंजक्टिवा से। हमने बोला कि आई का भी करवाता है, CONJUCTIV है, ओके। थ्रोट से ले सकते हैं, कंजक्टिवा से ले सकते हैं, मतलब कि थ्रोट का सिक्रीशन या कंजक्टिवा का सिक्रीशन, SCCRETION, ओके। तो सैंपल लेंगे, थ्रोट सिक्रीशन मतलब पेशेंट का थ्रोट सिक्रीशन हो गया या पेशेंट का कंजक्टिवा सिक्रीशन हो गया, इन दोनों को एज ए सैंपल यूज कर सकते हैं एडिनो वायरस से अफेक्टेड पेशेंट के अंदर। एंड मैंने बोला कि जो एडिनो वायरस है ये क्या क्या करवा सकता है, ये हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवा सकता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, RESP मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवा सकता है। ये आई में भी लफड़ा करवा सकता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए कहाँ से लेंगे, थ्रोट सिक्रीशन लेंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए सैंपल कहाँ से लेंगे, थ्रोट से लेंगे ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद कंजक्टिवा का कब लेंगे, जब बंदे को आई इफेक्ट हुई हो, या फिर बोल दीजिए GIT को भी अफेक्ट कराता है, तो GIT के लिए कहाँ से लेंगे, स्टूल से लेंगे। बंदे का एज ए सैंपल क्या लेंगे, स्टूल लेंगे। देन अगला वाला यूरिनरी ब्लैडर, तो इसमें क्या लेंगे हम, उसका यूरिन लेंगे सैंपल के लिए। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी करवा सकता है एडिनो वायरस,
आई में भी करवा सकता है, जीआईटी में भी करवा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी करवा सकता है। इन चारों में लफड़े करवा सकता है कौन? हमारा एडिनो वायरस। देखिए मैं अभी इनके थोड़े थोड़े पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे भी इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा समझने में मज़ा आए, क्योंकि एक कहानी टाइप की बन जाती है तो पढ़ने में मज़ा आता है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड देखिए इसी के साथ साथ आपकी रेबीज वायरस का थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो गया, एडिनो वायरस का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो गया। एंड ऑफ कोर्स रेबीज वायरस का जो लैब डायग्नोसिस है उसमें आप डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे लिख कर आ सकते हो। एडिनो वायरस का जो लैब डायग्नोसिस है उसमें भी आप हमारा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे लिख कर आ सकते हो। हाँ तो देखिए अब हम आते हैं इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जैसे पर। इन दोनों के बारे में हम थोड़े थोड़े पॉइंट बताएंगे काम के। तो सबसे पहले सिफिलिस कौन करवाता है? ट्रिपेनोमा पैलिडम, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है। ओके, एंड देखिए सिफिलिस में जब आप सिफिलिस पढ़ोगे तब आप वहाँ पढ़ोगे FTA ABS। इसे कहाँ पढ़ोगे? लैब डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस में। देखिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे ये खुद टॉपिक ही लैब डायग्नोसिस वाला है, क्योंकि आप इसे लैब में करवाओगे ना यार, पेशेंट का सैंपल आएगा, उस सैंपल पर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे करवाओगे। ओके, तो ऑफकोर्स ये लैब डायग्नोसिस है। तो FTA ABS इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फ्लोरेसेंस ट्रिपेनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन। ABS मतलब एब्जॉर्प्शन, FTA मतलब FTA फ्लोरेसेंस ट्रिपेनोमल एंटीबॉडी। ओके, मतलब कि जो ट्रिपेनोमा की जो एंटीबॉडीज होती है उसका डिटेक्टेशन करते हैं हम इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे के थ्रू। एंड इसी के साथ हम इसी को यही इतना ही पढ़ना है आपको। सिफिलिस में ये वाला टेस्ट होता है और इस वाले टेस्ट में हम किस मेथड का यूज करते हैं? इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे का। ओके, अब आते हैं ऑटो एंटीबॉडी डिटेक्टेशन। तो अब आप खुद सोचिए हमें ऑटो एंटीबॉडी के डिटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि मतलब इसके डिटेक्टेशन की ज़रूरत कौन से पेशेंट में पड़ गई? तो देखिए ऐसे पेशेंट्स जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो ऑफ कोर्स उनकी बॉडी के अंदर क्या होगी? ऑटो एंटीबॉडी होगी। एंड हम ऑटो एंटीबॉडी का पता करके ये पता लगा सकते हैं कि उस बंदे को कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि यार जो ऑटो एंटीबॉडीज होती है वो डिजीज स्पेसिफिक होती है ना, कि इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये वाली एंटीबॉडी बनेगी, इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये वाली ऑटो एंटीबॉडी बनेगी। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये वाली ऑटो एंटीबॉडी बनेगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हम ऑटो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके ऑटो इम्यून डिजीज़ का पता लगा सकते हैं पेशेंट के अंदर। एंड देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऑटो इम्यून डिजीज़ के और उनकी एंटीबॉडीज़ के, बट मैं सेलेक्टेड लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले होती है ANA यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है, यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की कब मिलती है? ये मिलती है SLE से अफेक्टेड पर्सन के अंदर। मतलब कोई पेशेंट है अगर उसको SLE है, SLE मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ये वाली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उस बंदे के अंदर उस बंदे के बॉडी के अंदर क्या मिलेगी हमें? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। देखिए पूरी फुल फॉर्म लिख लेना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ये हमें मिलती है। एंड हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इसका डिटेक्टेशन, देखिए पहली बात तो ये सारी की सारी एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ है, तो इस एंटीबॉडी का डिटेक्टेशन किसके थ्रू करेंगे? इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे के थ्रू करेंगे। ओके, तो अगर SLE का पेशेंट है तो उसमें ये वाली हमें ऑटो एंटीबॉडी मिलेगी और इसका डिटेक्टेशन हम इनडायरेक्ट के थ्रू करेंगे। एंड ANCA यानी कि एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ओके, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, इसका डिटेक्टेशन भी हम इनडायरेक्ट के थ्रू करेंगे। और एक होती है AE आएगा, AECA एंटी इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, इसका डिटेक्टेशन भी हम किसके थ्रू करते हैं? इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे के थ्रू। एंड ये दोनों के दोनों जो ऑटो एंटीबॉडी है ये कौन सी डिजीज़ में मिलेगी? ये वाली मिलती है हमें वेस्कुलाइटिस में। देखिए SLE बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पैथो उठा के देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड वेस्कुलाइटिस ये भी आपको पैथो में मिल जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा चुर्ग स्ट्रास सिंड्रोम, कावासाकी सिंड्रोम। ओके, मतलब आप पैथो में देखना ब्लड वेसल्स वाला चैप्टर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वेस्कुलाइटिस। तो ये दोनों की दोनों ऑटो एंटीबॉडी आपको वेस्कुलाइटिस में पैथो के अंदर मिलेगी। वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स का इन्फ्लामेशन, LITIS। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी के, जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर डिटेक्ट करते हैं। ओके,
देखिए इसके बाद ANA का भी बहुत ही, अगर हम इसे डीपली जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि SLE भी बहुत बड़ा है। एंड वेस्कुलाइटिस में भी इन दोनों के ऊपर जाए तो इनके भी फिर आगे टाइप्स होते हैं, लाइक ANCA होती है, ये भी 2 टाइप की होती है। कौन सी? CANCA यानी कि साइटोप्लाज्मिक ANCA, एंड एक होती है पेरीन्यूक्लियर ANCA। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब हम पैथो पढ़ेंगे तब हम बता देंगे आपको। ओके, तो ये सारा का सारा था हमारा इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे वाला पॉइंट, एंड ये सारा का सारा था हमारा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला पॉइंट। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा सारा का सारा कंप्लीट होता है क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जैसे, या फिर बोल दीजिए पूरा का पूरा इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला चार्ट। एंड देखिए ये वाला पेज, ये वाला पेज एंड ये वाला पेज, इन तीनों को आपको अलग अलग 3 पेज में नहीं करना है। मैंने यह 3 पेज में क्यों किया? क्योंकि मुझे आपको थोड़ा दिखाना होता है वीडियो के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बाल पेन से लिखूँ तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ओके, तो मैं तो यहाँ बड़ा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, लेकिन आपको इन तीनों पेज को इस तरह से 1 पेज के अंदर करना है, ताकि फिर आपको रिवीजन के टाइम सिंपल, मतलब आपको जब भी रिवीजन करना हो इस टॉपिक का, तो आपको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाए, 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाए। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। बाय।